हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी से, जैसा कि आपको पता है कि प्रथम प्रश्न चल रहा है, ठीक। तो ये अध्याय 6 यानी तत्वों के निष्कर्षण का भाग नंबर 10 है, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, शाम को 8 से 9 के बीच में चलाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम पे आकर केमिस्ट्री की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे विषय चलाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सारे विषय की तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का टाइम अलग अलग है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो आज के इस टॉपिक में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ठीक इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पीछे वाला यानी पार्ट 9 नहीं देखे हैं, तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए उसको जरूर देख लें। तो हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो इसके पिछले वाले वीडियो में किए थे। पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो तांबा का निष्कर्षण कर रहे थे, ठीक, तांबा का शोधन कर रहे थे, तो उसी को हम बता रहे हैं। उसमें भर्जन की क्रियाएं तक बता चुके थे और इसमें हम आपको बताएंगे भर्जन के आगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें भर्जन के आगे क्या है, प्रगलन से हम इसे स्टार्ट करेंगे टॉपिक में। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रगलन, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रगलन क्या कहते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सब बताएंगे। इसके पहले हम आपको प्रगलन के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप उसको समझ लीजिएगा। शुरू में बताए थे, पार्ट 2 में या 3 में बताए होंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक क्या है, अगला तीसरा टॉपिक है, ठीक, प्रगलन। तो इसके पहले हम दूसरा टॉपिक में आपको भर्जन बताए थे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख ले, ठीक है, तभी उसके बाद समझ में आएगा आपको। तो क्या है इसमें प्रगलन होता क्या है, ये तो बता चुके हैं आपको, हम फिर से बताएंगे। जो बच्चे नए हैं घबराए मत, ठीक है। तो भर्जित अयस्क का मतलब कि जो भर्जन के बाद जो अयस्क आपको प्राप्त होता है, जो भर्जन कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका, कोक मतलब कार्बन और सिलिका मिलाकर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं, ठीक है। जो प्रगलन की क्रिया होती है तो वात्या भट्ठी में होती है, आपको पता है ना। चलिए, नहीं पता है तो आप जान जाइए कि वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं। यहाँ निम्न क्रियाएं होती हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं प्रगलन में, हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे आपको। तो आप वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए समझते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए क्या है, पहला है क्यूप्रस। क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से क्रिया करके उसे फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। तो क्या कह रहा है, जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ठीक, क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वह फेरस सल्फाइड से क्रिया करेगा। ये इनसे मिलेंगे, ठीक, तो मिलकर क्या बनाएंगे, फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। मतलब ये बनाएंगे फेरस ऑक्साइड। तो कैसे बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, चलिए तो हम वो भी बात समझा देते हैं आपको। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का पहले आप फार्मूला जान जाइए, अगर नहीं जानते। चलिए देखते हैं कि कौन जानता है क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र। चलिए लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन बता सकता है, ठीक। देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का, कौन कौन बता सकता है क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। चलिए, तो चलिए, अब जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आपको बताना, ठीक है। चलिए, तो देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O। ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक। नाम भी लिख देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका क्रिया कराएंगे फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड बोले तो FeS, फेरस सल्फाइड, ठीक है। चलिए, फेरस सल्फाइड, तो इसको देख लीजिए, इसको लिख देते हैं फेरस सल्फाइड, ठीक, फेरस सल्फाइड। अब इसको हम करेंगे क्रिया, मिलाएंगे तो क्या होगी, क्रिया होगी तो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। Fe यहां से ले लेंगे, ठीक, O के साथ ले लेंगे, ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से। Fe O को पकड़ के हम बाहर कर दिए। चलिए, इनका काम नहीं है, ठीक है, इनको बाहर निकाल दिए। तो बचा क्या आपका, Cu2S बचा है, प्लस Cu2S। अब बात हो रही थी कि क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। तो यही है आपका फेरस ऑक्साइड। ये हो गया फेरस, ये हो गया ऑक्साइड, तो हो गया ये आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक, ये हो गया फेरस ऑक्साइड।
समझ में आ गया ना। चलिए तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा टॉपिक है फेरस सल्फाइड की पर्याप्त मात्रा फेरस ऑक्साइड में बदल जाती है। अब देखते हैं ये कैसे बदल रहे हैं, बिना क्रिया करे बदल रहे हैं। ठीक, तो कैसे बदलते हैं इनको देखेंगे हम। तो फेरस सल्फाइड, तो पहले फेरस सल्फाइड का सूत्र लिख देते हैं। फेरस सल्फाइड का सूत्र होता है, चलिए आप मत बताइए इस बार हम खुद बताएंगे। ठीक, तो फेरस सल्फाइड का होता है Fe, ठीक, FeS, इसकी 2 मात्रा लिए हैं हम, प्लस अब O2 से ही कराएंगे, कोई नहीं मिलेगा तो O2 मिलता है, H2O मिलता है तो हम O2 से कराएंगे। यहाँ पे कह रहा है ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन से कराएंगे तब ना ऑक्साइड बनेगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, ऑक्साइड में बदलेगा तो ऑक्सीजन से होगा तब बदलेगा, तो हम ऑक्सीजन से करा देंगे। 3 मात्रा लेंगे इसका। अब इसका हम कराएंगे क्रिया। पर्याप्त मात्रा में फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। तो फेरस ऑक्साइड में बदलेगा कैसे भैया, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो चलिए बदल देते हैं। यहां से Fe, यहां से O दिखाई दे रहा है, लिख देते हैं FeO। अब आपके दिमाग में आएगा कि O तो 6 ठो है, ठीक, और F 2 ठो है, तो हम यहाँ 6 काहे नहीं लिख रहे हैं, 2 काहे नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ हम 2 लगा देते हैं तो आपका 2 ठो F भी कंप्लीट, Fe 2 ठो कंप्लीट हो गया, इसका लफड़ा पूरा खत्म। और O कितना है, 6 ठो है, तो 2 ठो आगे लगा हुआ है तो 2 ठो खत्म, तो बचा 4 ठो। तो आपका 4 ठो O बचा है, ठीक है। और क्या बचा है, ध्यान से देखिए, आपका बचा है 2 ठो यस, 2 ठो यस बचा है। अब हमको एक बात बताइए कि इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, ये जो डिब्बे में रखा हुआ है इसमें से आप क्या बना के निकाल सकते हैं। जो बना के निकाल सकते हैं तो बता देगा, जो समझ जाइए कि उसको रिएक्शन समझ में आने लगा। चलिए बता दीजिए तो फटाक से। चलिए देखते हैं कौन बता देता है। चलिए अब हम भी बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Cu कहां गया, सॉरी Cu नहीं, तो SO2 निकाल दिए। अब तो आपकी कमी हो रही है कि O तो 4 ठो है तो 2 काहे लिखे हैं, और S तो 2 ठो है तो 1 काहे लिखे। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो S भी कंप्लीट हो जाएगा 2 ठो, और O भी 4 ठो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि गैस है। ठीक, निकल जाएगा ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो ये बन गया आपका, ये देखिए ये जो मैटर आपका था फेरस ऑक्साइड, तो ये यही भाई साहब हैं। ठीक, ये ध्यान देखिए, यही बने हुए हैं फेरस ऑक्साइड, इसी में बदल जाता है। और ये तो गैस है तो उड़ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब देखिए तीसरा क्या है। तीसरा है फेरस ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट देता है, जो धातुमल के रूप में बाहर निकलता है। तो फेरस ऑक्साइड, बात कहां से हो रही है, फेरस ऑक्साइड। चलिए हम करते हैं फेरस ऑक्साइड से। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO, ये हो गया फेरस ऑक्साइड। सिलिका से क्रिया करके फेरस सिलिकेट देता है। चलिए प्लस सिलिका से क्रिया कराते हैं Si, सिलिका से क्रिया करता है SiO2, ठीक है। इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां बोल रहा है ना फेरस सिलिकेट देता है, ठीक, जो धातुमल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो चलिए, तो अगर ये हो रही है चीज, ठीक, तो आपका बनेगा Fe, ध्यान से देखिए Fe यहां से निकल गया, ठीक, Si हो गया। O कितना है, 2 ठो यहाँ पे 1 ठो यहाँ पे, तो O3 FeO3, सॉरी FeSiO3। तो ये जो आपकी चीज हो गई इसका नाम हो जाएगा धातुमल, ठीक है। आप इसको स्लैग भी लिख सकते हो, SLAG, स्लैग मतलब क्या होता है, स्लैग मतलब होता है धातुमल, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो देखिए एक नया टॉपिक आपके सामने आया है, बेसेमरीकरण। अब वो सारी प्रक्रियाएं जो हो गई प्रगलन की, उसके बाद आता है बेसेमरीकरण, ठीक है। चलिए अब हम बेसेमरीकरण करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा समझिए, बेसेमरीकरण की क्रिया बेसेमर परिवर्तक के रूप में कराई जाती है। यह स्टील का बना नाशपाती, ठीक है, नाशपाती के आकार का एक बर्तन होता है। कौन, जो बेसेमरीकरण का जो बर्तन होता है वो क्या होता है, यह एक स्टील का बना नाशपाती के आकार का, नाशपाती देखें आप लोग ना, नाशपाती कैसा होता है आप देखे होंगे, तो उसी के आकार का क्या होता है, एक बर्तन होता है,
जिसके भीतरी सतह पर, कहा भीतरी सतह पर क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड का स्तर चढ़ा होता है। ठीक है, यह दो स्टैंडों के बीच में कसा रहता है। क्या रहता है? यह दो स्टैंडों के बीच में कसा रहता है। इसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। इसमें गलित मैट और सिलिका के मिश्रण को लेकर गर्म वायु के झोंके द्वारा क्रिया कराते हैं तो निम्न परिवर्तन होता है। अब आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम बेसमेरी करके ये जो बातें सारी लिखी हुई हैं इसको हम आपको फिगर में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा फिगर थोड़ा बेसमेरीकरण का। चलिए देखते हैं। तो देखिए यह जो आपको सादा पेज दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे बेसमेर का जो क्रिया होती है जिसमें उसका फिगर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा और आप भी बनाना सीख लीजिए साथ साथ। ठीक, तो देखिए हमने बोला था ये दो स्टैंड लगे होते, सॉरी दो आली स्टैंड लगे होते हैं, बोले थे ना। तो चलिए स्टैंड खड़ा कर देते हैं। ये हो गया। ठीक, ठीक है, सॉरी आपको दिखाइए नहीं दिया। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका स्टैंड। ये इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि लगता है झंडा वंडा गाड़ने जा रहे हैं ना। झंडा नहीं गाड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए। ये दो स्टैंड हम खड़ा कर दिए दोनों तरफ, एक को इधर भी कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका स्टैंड ए। देखिए कलाकार तो है नहीं, हम थोड़ा सा फिर भी लहा के बना ही देंगे। टेढ़ा नहीं रहता है, समझिए। अब स्केल से खास लीजिएगा। फिलहाल मेरे पास इस टाइम स्केल नहीं है तो हम ऐसे हाथ से ही बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका स्टैंड दो ठो। ठीक, ये स्टैंड हो गया, देख रहे हैं ना। ये दो स्टैंड हो गई। अब क्या होगा? अब एक स्टैंड यहां से लगा होता है। ठीक, ये हो गया। और एक यहां से लगा होता है। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब हम इनको बना देते हैं। देखिए एक्स्ट्रा निकल गया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए फिगर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हो जाएगा ये, यहां से इसको बंद करेंगे, फिर ऐसे ही एक इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए पहले यहां से एक को डंडा निकाल देते हैं। डंडा मतलब स्टैंड। ठीक है, जैसे यहां भी निकाले थे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया स्टैंड। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से करेंगे हम इसको ऐसे, सॉरी ऐसे करेंगे। ठीक, और एक को यहां से लेकर आएंगे ऐसे। ठीक, अब इनको करेंगे ऐसे, यहां करेंगे और इनको यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और फिर इनको यहां से ऐसे करेंगे और इनको यहां मिला देंगे। देखिए फिगर गड़बड़ नहीं बन रहा है, एकदम सही बन रहा है। आपका भी सही बनना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए स्केल का बिना स्केल के हेल्प से बना रहे हैं, फिर भी खास दे रहे हैं। और आप तो स्केल से बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। ठीक, अब यहां से क्या होता है? यहां से होता है आपकी गैसें निकलती हैं। कैसी गैसें निकलती हैं? अच्छी गैसें नहीं निकलती हैं, मतलब व्यर्थ गैसें कह सकते, व्यर्थ गैस। ठीक, अब ये यहां से निकलती है व्यर्थ गैस से। और ये जो होता है ये इसमें रहता है जी, ध्यान देखिएगा थोड़ा सा। इसमें रहता है गोल गोल। ठीक है, और ये क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो ये सारी रहती है, ये क्या रहती हैं? ये मैटर रहती हैं। किसकी? SiO2। ठीक, SiO2
O2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा टवियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, TUYERS, ट्यूयर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हम सारे काम को समझा देते हैं कि इसमें क्या, कौन सा क्या होता है। तो देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें जो यहां होता है, ये क्या होता है, ये होता है, सॉरी, यहां से हम करते हैं वायु का प्रवाहन, मतलब वायु डालते हैं यहां से। ठीक, समझ में आ गया। देखिए, दिखाई नहीं दिया तो इधर से देख लीजिए, यहां से वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज, और ये जो होता है, ये तो हम आपको बता दिए, ये क्या है, ये होता है टवियर। कौन सा होता है, ये होता है टवियर, इसको कहते हैं ठीक। तो ये होता है टवियर, इसको काट दीजिए, यहां से देखिए, यहां पे दिखाना था इसको। ठीक है, ये होता है टवियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो इस प्रकार हम बेसमरीकरण करा सकते हैं तत्वों का। ठीक है, चलिए, तो अब आपके ये समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ गया, ये क्या है, ये मिश्रण इसका। तो ये फिगर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए, इसका फिगर समझ में आ गया, तो अब हम इसके कुछ जो निम्न परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है ये देखते हैं। तो पहला है, समस्त फेरस सल्फाइड की अशुद्धियां फेरस ऑक्साइड में बदल जाती हैं। क्या होता है, समस्त फेरस सल्फाइड जो होता है उसकी अशुद्धियां क्या होती है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे बदलता है। तो हो गया ये आपका FeS, 2 दो मात्रा लिए इसका, 2FeS फेरस सल्फाइड हो गया। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, O2 3O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे, तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, 2FeO, यहां से निकला है। ध्यान से देखिएगा, आप रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, यहां से Fe 2 ठो था, तो यहां से सीधा सीधा यहां निकाल लिए हैं। O कितना है, 6 ठो है, तो 2 ठो यहां निकाल लिए, बचा है 2 ठो O। ठीक, यहां 2 लगा है तो 2 O चला गया, तो 2 ठो O बचा है। और क्या बचा है, और यस बचा है, तो 2 ठो O बचा है और यस बचा है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, बताइए, कौन निकाल के दिखाएगा, चलिए निकाल के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। अब आपको इतना सिंपल चीज नहीं आएगा तो आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो यहां से हम SO2 निकाल लेंगे, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड। तो देखिए, ये चीज यही निकल रही थी, तो ये चीज हम इसको दिखा देंगे कि ये चीज यहां से निकल रही थी। ठीक है, तो यही चीज है। चलिए दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है, फेरस ऑक्साइड गालक से क्रिया करके धातुमल बनाता है। तो गालक क्या होता है आपको पता है, हम आपने बताए थे फ्लक्स दूसरे पार्ट में कि गालक क्या होता है। ठीक है, तो आप उसको समझ लीजिएगा वहां से, यहां तो बताने का टाइम नहीं है, यहां तो फिलहाल इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। ठीक, चलिए, तो फेरस ऑक्साइड गालक से क्रिया करके धातुमल। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe। ठीक, FeO, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, प्लस SiO2। ठीक है, ये हो गया SiO2 प्लस, ये क्या है, ये हो गया फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको हम अगर, सॉरी, ये देखिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे क्रिया करा देंगे इसका हम, तो क्या होगा, धातुमल बन के आ जाएगा। तो F क्या हो जाएगा, F है, Fi लिखेंगे पहले, Fi हो गया। ठीक, ये खत्म, SI हो गया। O कितना है, 2 ठो यहाँ पे है, 1 ठो यहाँ पे है, तो हो जाएगा SiO3। ये हो गया Fi। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धातुमल, धातुमल। ठीक, यही चीज है, देखिए ध्यान देखिएगा, यही है धातुमल। ठीक, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लैग, SLAG, स्लैग। ठीक है, चलिए, तो अब तीसरा देखिए क्या है। तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरा समझिए थोड़ा सा। तीसरा है, कैल्शियम ऑक्साइड गालक से क्रिया करके धातुमल बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर है, प्लस SiO2। किससे कर रहा है, गालक से, यही गालक है। देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड ये जो है गालक का काम करेगा। ठीक है,
तो इससे क्रिया करके क्या बनाएगा आपका, बोल रहा है कि धातुमल देता है। तो देखते हैं कैसे धातुमल देता है। ये देगा धातुमल का मतलब तो ये दे सकते हैं Ca, ठीक, ये कंप्लीट हुआ। Si, O 2 है यहाँ पे O3, तो ये हो गया आपका स्लैग। स्लैग मतलब धातुमल, ठीक, समझ में आया। चलिए तो चौथा देखिए, चौथा क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। तो क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में कैसे बदलेगा, रिएक्शन देखिए। क्यूप्रस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, पहले क्यूप्रस सल्फाइड का क्यूप्रस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, Cu2S, इसकी 2 मात्रा लेंगे तो हो गया Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड, लिख देते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदलने का मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया होगा, ठीक, O2, तो इसका 3 मात्रा लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आगे, 2Cu2S प्लस 3O2, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहां से जो Cu है कितना है, 4 ठो है, तो 2Cu2 पूरा उठा लेंगे यहां से, 2Cu2 हो गया, ठीक है। और यहां O कितना है, 6 ठो है, तो यहां पे हम 1 लिख देंगे, बचा 5 ठो। कितना बचा, 5 ठो बचा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां 2 लगा है, तो मतलब 2 ठो खत्म हो गया, 6 ठो था, 2 यहां लग गया, 2 ठो खत्म हो गया, 4 ठो बचा है। अगर आपके पास 4 ठो O बचा है और यस कितना है, 2 ठो है, यस 2 ठो है, तो आप इस डिब्बे में से क्या निकाल सकते हैं, अगर यस 2 ठो आपके पास है, O 4 ठो है, तो क्या निकाल पाएंगे, चलिए फटाक से बताइए। तो आप बना सकते हैं SO2, ठीक है। तो SO2, तो आपका जो है यस कितना है, 2 ठो है, तो ना तो यस कंप्लीट है ना तो O कंप्लीट है। O चाहिए 4 ठो, यस चाहिए 2 ठो, तो अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 ठो यस कंप्लीट हो जाएगा, 2 दूना 4 O कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि बाहर की ऊपर की तरफ मुक्त हो जाएगी, ठीक है। और बनेगा क्या आपका, ये बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक। तो ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम लिख देते हैं, लिखने की जरूरत क्या है, यहां लिखा है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब 5वां रिएक्शन बताते हैं आपको। 5वां क्या है, देखिए क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड, ध्यान से देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके फफोलेदार तांबा देता है। अब फफोलेदार तांबा दे रहा है, देखिए शोधन की ओर हम प्रगति कर रहे हैं, अभी तांबा की शोधन ही चल रहा है, इतनी प्रक्रियाएं कर रहे हैं उसमें, समझते रहिए, ठीक है। थोड़ा लंबा है लेकिन बोरिंग नहीं होने देंगे आपको, घबराइएगा मत, रिएक्शन आप ही से करवा रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक और कमेंट अपना जारी रखें, ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस रिएक्शन को समझते हैं। तो पहले लिखते हैं क्यूप्रस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, Cu2S, ये हो गया क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक। अब प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Cu2O, इतना समझ में आ गया। क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड, यस लगा सल्फाइड, O लगा ऑक्साइड, इतना क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसका 2 मात्रा लेंगे, इनका नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपको ये आप समझ में आएगा कि क्यों लिए हैं क्यों नहीं लिए हैं, ठीक। चलिए रिएक्शन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, क्रिया करके फफोलेदार तांबा देता है, ये चीज दे रहा है। तो ये चीज तो आप पहली बार सुन रहे हैं नाम, फफोलेदार तांबा दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज निकल रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जो कचरा उचड़ा है, ठीक है। तो देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको Cu कितना दिखाई दे रहा है, आप गिन के बताइए फटाक से, तो देखते हैं कौन गिन सकता है इसमें, Cu कितना दिखाई दे रहा है और O कितना दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए, तो देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद रिएक्शन हम आपके सामने फटाक से खोल देंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो देखिए 2 ठो Cu यहां है और 2 दूना 4 यहां पे है, तो Cu कितना हुआ, 6 ठो, 6 Cu हुआ कि नहीं
हुआ ना? अगर हुआ तो अगर आप सही बता रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आया आपका भी। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दू 6, 6 तो CU कंप्लीट। अब यस गिनते हैं। यस कितना है फटाक से बताओ। यस देखिए आप ही बताएंगे, हमको तो पता है, हम लिख देंगे फटाक से, आप बताएंगे तो एक बार हम देख लेंगे कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यस एक खो यहां पे है, ठीक, और ओ यहां पे है। ओ कितना है, 2 आगे लगा है तो ओ कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां यस से हो गया तो निकल जाएगा आपका SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये ऊपर की तरफ मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम पा जाएंगे आपका फफोलेदार तांबा। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फफोलेदार तांबा। ये तो भैया गैस से निकल लेंगे ऊपर, बचेगा जो यही ना बचेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फफोलेदार तांबा। अब देखिए फफोलेदार तांबे के पास पहुंच गए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसके बाद हम पहले समझ लेते हैं कि फफोलेदार तांबा होता क्या है। इसको समझेंगे, उसके आगे पहुंचेंगे तो तांबा का शोधन अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो समझते हैं। फफोलेदार तांबा, जब बेसेमर परिवर्तक में तांबा बनकर तैयार होता है, तो ये सारी क्रियाएं किसमें हो रही थी, बेसेमर में हो रही थी, तैयार होकर निकलता है, तो इससे SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलती रहती है। ठीक है, तो क्या है, तांबा बनकर तैयार होता है, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकलती रहती है बुलबुले, तो जिसके कारण इसके सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं। किसके सतह पर, इसी के सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं। इस धब्बे पड़ जाते हैं। इस तांबे का फफोलेदार यह लगभग 95% शुद्ध होता है। तो ये जो फफोलेदार तांबा होता है, ये इससे इस मेथड से 95% शुद्ध हो जाता है आपका। अब आप चाहते हैं कि थोड़ी सा और शुद्ध हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, तो क्या करेंगे, फफोलेदार के बाद एक और प्रक्रिया करा देंगे। चलिए क्या कराएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप 95 तक आ गए हैं, तो आप चाहते हैं कि 99.9% कम से कम हमको मिल जाए शुद्ध तांबा। ठीक, इतना तो चाहेंगे ना कि हमको ज्यादा से ज्यादा शुद्ध मिले। तो आपके पास 95% शुद्ध हो गया है, तो थोड़ा सा और शुद्ध करने में क्या दिक्कत जा रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिए फफोलेदार तांबे का शोधन किस प्रकार करेंगे। फफोलेदार तांबे का शोधन 2 विधियों द्वारा किया जाता है। अब कौन कौन सी विधि है हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाई पोलिंग मेथड, तो इसको कहते हैं दंड विलोदन विधि। ठीक है, दंड विलोदन विधि। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो फफोलेदार तांबे को परावर्तनी भट्टी में पिघलाकर हरे बांस के डंडे से, तो ये बांस मारेंगे मारने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हरे बांस के डंडे से चलाया जाता है, मतलब उसको चलाया जाता है। आप देखते हैं ना, कोई जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी शादी वादी प्रोग्राम में अगर कोई सब्जी बन रहा होता है तो हलवाई चलाता रहता है ना उसको पौनी वगैरह से, तो उसी तरह भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में पिघलाकर हरे बांस के डंडे से चलाया जाता है। ठीक, तो सल्फर, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती हैं, मतलब ऑक्सीकृत होकर निकल जाती हैं, और 99.5% शुद्धता का तांबा प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या होता है उसमें, तो अभी तक तो 95% था शुद्ध। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 95.5% शुद्धता का तांबा प्राप्त हो जाता है। अब आप चाहेंगे कि 99.5 आ गया है तो 9 मिल जाए, 1% कम रहे और शुद्ध मिल जाए, इतना तो आएगा मन में। चलिए एक विधि और होती है, तो बता रहा है ना फफोलेदार के 2 विधियों से होता है, तो ये पोलिंग मेथड से कर देंगे तो आपको 95.5% शुद्धता का तांबा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक विधि और है, दूसरा क्या है, ध्यान देखिए, दूसरा है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी के विधि के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और चलिए अब नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। इस फिगर को देखिए, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए। ठीक है, इस फिगर को तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको देखने की परमिशन हम देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक, क्या बताना चाहेंगे, पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या इसके बारे में। जो विद्युत अपघटनी विधि होती है उसमें क्या होता है, इस विधि में एक बड़ा बर्तन होता है। ठीक है, बड़ा बर्तन होगा, तो क्या होगा, इसमें विद्युत अपघट के रूप में कॉपर सल्फेट का जलीय घोल भरा रहता है। क्या रहता है, जलीय घोल भरा रहता है, किसमें, कॉपर सल्फेट का भरा रहता है। फफोलेदार तांबा के मोटे बेलन लटका दिए जाते हैं जो एनोड का कार्य करता है। जो मोटा वाला बेलन है वो क्या करेगा, एनोड का कार्य करता है। इनके बीच बीच में
शुद्ध तांबे के पतले पतले छड़ लगा दिए जाते हैं जो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में समझिएगा। तो इसके पहले जब हमने आपको पहले शुरू में ये विद्युत अपघटनी विधि समझाया था तो बताया था कि तो आपका उस समय जो एक छड़ था वो मोटा पतला हो गया था, पतला मोटा हो गया था। डाउट था कि हमने क्लियर कर दिया था बिल्कुल। यहाँ पे उससे भी ज्यादा क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम तो तांबा का शोधन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके बीच यही चीज समझना है आपको कि कौन सा एनोड का कार्य करेगा, कौन सा कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिगर आपके सामने दिखाते हैं। अभी तो दिखाए थे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो क्या है, वैद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर मुक्त हो जाता है। कैथोड पर मुक्त होगा शुद्ध धातु, शुद्ध तांबा। ठीक, और अशुद्धियां एनोड मड के रूप में पेंदी में बैठ जाती हैं। ठीक है, इस विधि को देखिए यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो कोई जरूर नहीं है। इस विधि द्वारा लगभग 99.9% शुद्धता का तांबा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम तांबा के शोधन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमने एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया है हर वीडियो में। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर एक बेहतरीन तैयारी लेवल पे अगर समझना है तो आप वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब आती है विद्युत अपघटनी विधि का फिगर थोड़ा समझा देते हैं आपको। तो देखिए, यह है विद्युत अपघटनी विधि। अब आप एक ये मत कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये मोटा वाला है छड़ और ये पतला वाला छड़ है। ठीक है, तो अभी बताया गया था कि इस विधि में बड़ा बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में कॉपर सल्फेट जली घोल भरा रहता है, तो पता है इसमें भरा रहेगा। ठीक है, फफोलेदार तांबा मोटे बेलन पर लटका रहता है। जो फफोलेदार तांबा रहेगा वो मोटे बेलन लटका दिए जाते हैं। तो मोटा बेलन कौन सा है, ये वाला है, ये मोटा बेलन है, दिखाई दे रहा है ना आपको इस बार। ठीक, तो उसमें क्या रहेगा, फफोलेदार तांबा जो अभी निकल के आया था तो उसमें लटका देते हैं। ठीक, जो एनोड का कार्य करती है, ये क्या काम करेंगे, ये एनोड ANOD, ये एनोड का कार्य करती हैं। ठीक है, और रही बात एक चीज और कि जो पतला शुद्ध तांबे के पतले पतले छड़ लगा देते, बीच बीच में देखिए यहाँ पतला छड़ लग गया है, एक यहाँ लगा दिया गया है, एक लास्ट में लगा दिया गया है। तो ये किस चीज का काम करेंगे, ये कैथोड का काम करती हैं, कैथोड। ठीक, कैथोड का कार्य करती हैं। अब कार्य करती हैं वैद्युत अपघट्ट कराने जाने पर शुद्ध तांबा जो होता है, शुद्ध तांबा कैथोड पर ही मुक्त होता है। जो शुद्ध तांबा होगा वो इसी पर मुक्त होता है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं, वह एनोड मड के रूप में पेंदी पर बैठ जाती हैं, पेंदी पर बैठ जाती हैं। इस विधि द्वारा हम बता रहे थे आपको ना 99.9% शुद्धता का तांबा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कहां जमा होंगी, यहां पे जमा होंगी। इनको कहेंगे एनोड मड, एनोड। क्लियर, चलिए तो आपको समझ में आ गया वीडियो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे आने वाले कुछ वीडियो ऐसे हैं जो अब लोहे के बारे में आपको बताएंगे, लोहे का निष्कर्षण, लोहे के बारे में बताएंगे, लोहा कैसा होता है, कौन सा होता है, लोहे के बारे में हम आपको बिल्कुल डिस्कस में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक कमेंट अपना जारी रखा करिए, थोड़ा सा उत्साह बना के रखिए ताकि आपका भी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।